नमस्कार। सवाल सेहत का बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनोखा अनूठा कार्यक्रम जो ये चाहता है कि सेहत यानी स्वास्थ्य आपकी और मेरी और 140 करोड़ लोगों की जो सेहत है उसका सवाल नीति निर्धारण यानी पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में आ जाए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जो बर्डन ऑफ डिजीज यानी कि जो मर्ज का कर्ज है, कितने लाखों लोग बीमार हैं भारत में और किस तरह से जो जिसे हम लगातार विकास की जो हम बात करते हैं उसके रास्ते में आ रहे हैं वो लोग, अगर ये सेहतमंद हो जाएं तो जो राष्ट्र निर्माण है, जो जिसे हम कहते हैं नेशन बिल्डिंग, वो कितना बेहतर तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा। एक फिलोसोफर हैं 18th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने कहा था पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को वही सरकार मिलती है जिसके वो लायक हैं, योग्य हैं। यानी कि एक तरह से ये देखिए कि सीधे तौर पर जो नागरिक है उसके ऊपर ये सवाल है कि अगर आप वोट करेंगे मंदिर के लिए तो मंदिर मिलेगा, मस्जिद के लिए वोट करेंगे तो मस्जिद मिलेगी, शिक्षा के लिए वोट करेंगे तो स्कूल कॉलेज मिलेंगे, और अगर आप स्वास्थ्य के लिए वोट करेंगे तो अस्पताल मिलेंगे, बेहतर डॉक्टर्स मिलेंगे, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो सीधे तौर पर ये आपके ऊपर है। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, जैसे मैंने आपको बताया, कि पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में, नीति निर्धारण के केंद्र में हम स्वास्थ्य को, सेहत को लाना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की। पैसा, आप जानते हैं, पैसे से ही पूरी दुनिया चलती है। सरकारें ये चाहती हैं कि उस एजेंडे पे पैसा लगाएं जहां से उनको वोट मिले। हम ये चाहते हैं पैसा वहां लगे जहां देश में मजबूत स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, जहां लोगों को अपनी जमीन जायदाद बेचकर, अपने जेवर गिरवी रख के अपना इलाज ना कराना पड़े। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। लेकिन उससे पहले आइए, जो ये फाइनेंसिंग का पूरा मुद्दा है कि आखिर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम किस तरीके से देखें, क्यों जिस तरह से लगातार जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ये सरकार नहीं, पिछली लगातार कई सरकारें पूरी जीडीपी का 2% से भी कम क्यों खर्च करती हैं और किस तरह खर्च करती हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम बनजोत है। द वायर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बारे में आमूमन आप नहीं सोचते हैं। कम से कम तब तक तो नहीं ही सोचते हैं जब आप एक किसी गंभीर समस्या में नहीं पड़ जाते हैं, पर शायद तब जब आप सोचना शुरू करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर होने वाले सरकारी खर्चे की। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो सरकार हमें जिंदा बचाने के लिए कितना खर्च कर रही है? क्या आप जानते हैं कोई आम मध्यम वर्गीय परिवार भारत में गरीबी की खाई में जाने से कितना दूर है? महज किसी एक गंभीर बीमारी से, सिर्फ एक गंभीर बीमारी से। यकीन नहीं आता, मगर ऐसा ही है। आज भी हर साल लाखों भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले बेतहाशा खर्चों के चलते गरीबी के गर्त में जाते जा रहे हैं। कई अध्ययन इसकी गवाही देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। हेल्थ बीट कवर करने के नाते मुझे इस सच्चाई का अच्छे से पता था, पर पिछले कुछ दिनों में इसे बहुत करीब से महसूस किया, अपनी ज़िंदगी में शायद दूसरी दफ़ा। मैं पूर्वी मध्य प्रदेश के एक ज़िले की रहने वाली हूँ। विकास के पैमानों पर देखें तो ये जगह विकास से काफ़ी दूर ही है। बीते दिनों घर से एक फ़ोन कॉल आया और मालूम हुआ कि एक करीबी अचानक बीमार पड़े और एक गंभीर बीमारी की जद में है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया है। करीब 1 महीने आईसीयू में बिता लेने के बाद उनका इंतकाल हो गया। ज़रा सोचिए, 1 महीना आईसीयू में, वो भी एक प्राइवेट अस्पताल के। समझना मुश्किल नहीं है कि उनके परिवार वाले अब तक लाखों रुपए अस्पताल के बिल के रूप में भर चुके होंगे और शायद कुछ लाख बकाया भी हो, पर दुर्भाग्य से उनके परिवार का सदस्य नहीं बच पाया। घर में किसी का अचानक बीमार पड़ना पूरे परिवार को प्रभावित करता है। रोज़मर्रा का काम, नौकरी, मानसिक परेशानी एक तरह से पूरी ज़िंदगी उलट पलट कर देता है, जिसे सहना मुश्किल है। उस पर इस तरह का खर्च आ पड़ना, वो भी ऐसी स्थिति में
जहाँ बहुमुश्किल ही कोई सरकारी मदद मिल पाती हो, सालों की मेहनत की कमाई और कोशिशों को नाकाम सा कर देता है। बचत तो जाती ही है, कई दफ़ा घर बार भी हाथ से निकल जाता है। जीवन भर में जो कमाया बनाया, मानो उस पर कोई एक पहाड़ टूट गया और कुछ बाकी न बचा। बस इसे ही स्टडीज कहती हैं कि देश में लाखों परिवार गरीबी से सिर्फ एक अति गंभीर बीमारी के सिर्फ एक एपिसोड से दूर हैं। और कई बार तो आप अपने परिवार के बीमार पड़े व्यक्ति को क्या चिकित्सीय सुविधा देंगे, इसका निर्णय आपको सिर्फ डॉक्टरी सलाह पर नहीं, बल्कि पैसे कितने बचे हैं इस आधार पर भी करना पड़ता है। कितने दर्दनाक होते हैं ये एक्सपीरियंस। फिर भी सैकड़ों हजारों लोग हर रोज इस हाल से दो चार होते हैं। क्या कभी ये बात आपके मन में आई कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब न्यू इंडिया में अमृतकाल चल रहा है, तब इस देश के नागरिक ऐसी लाचारी और बेचारी को क्यों झेल रहे हैं? जवाब बहुत सीधा है। भारत अपनी जीडीपी का 2% से भी कम हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य पर खर्च करता है। यह दुनिया में स्वास्थ्य पर होने वाली सबसे कम सरकारी खर्चों में से एक है। कम माने कितना कम? हाल ही के महीनों में G20 खूब चर्चा में रहा, जहां इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। हमने G20 के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की मेज़बानी में बहुत गर्व महसूस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी G20 के देशों के बीच भारत का पब्लिक हेल्थ केयर पर खर्च सबसे कम है? आप इसे उदाहरण से समझिए। G20 देशों में स्वास्थ्य पर सरकारों द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय यानी कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है? भारत G20 देशों की इस सूची में सबसे नीचे है, क्योंकि भारत 78 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च करता है। यदि भारत सबसे कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च करने वाला देश है G20 देशों की सूची में, तो भारत के बाद का नंबर इंडोनेशिया का है, जो कि 223 अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। अब इन दोनों के बीच के अंतर को ही देख लीजिए। OECD का डेटाबेस के अनुसार जर्मनी प्रति व्यक्ति 6000 अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता है। जर्मनी और इंडोनेशिया दोनों G20 का हिस्सा हैं। अगर इन विकसित देशों से तुलना ठीक नहीं लगती, तो आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। केवल दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो ये दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम खर्च करने वाला अपने आप में ही एक क्षेत्र है। जानना चाहेंगे कि इस सबसे कम खर्च करने वाले इलाके में भी सबसे कम खर्च करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश और भारत। WHO के अनुसार मालदीव्स जीडीपी का स्वास्थ्य पर 7% खर्च करता है, नेपाल 2% करता है, श्रीलंका 2% करता है। भारत और इस क्षेत्र के बाकी देश 1% से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ही खर्च करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर किसी घर में हेल्थ केयर पर होने वाले कुल खर्चा आय के 10% है, तो इस खर्चे को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यानी कुल मिला के अगर आपके घर का जो टोटल आय है उसका 10% या 10% से अधिक आप स्वास्थ्य पर ही खर्चा कर देते हैं, तो वो कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर या तबाही के श्रेणी में आता है। WHO के नवनीतम अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 20% परिवार इस श्रेणी में आते हैं। 20% का आंकड़ा सुनने में छोटा या कम लग सकता है, पर यदि आप इसे एब्सोल्यूट नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। इसमें विभिन्न राज्यों की स्थिति में भी अंतर है। कई प्रदेशों में 33% परिवार इस श्रेणी में आते हैं। ये सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि स्वास्थ्य को लेकर उसने पिछले सभी सरकारों से बेहतर प्रदर्शन किया है, और वह दावा अब भी कर रही है। लेकिन जहाँ तक
सरकार के स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने का सवाल है तो खुद सरकार के द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ही इस तथ्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार 2021-22 के लिए वास्तविक व्यय यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर के आंकड़े उपलब्ध हैं। उस वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त स्वास्थ्य पर खर्चा जीडीपी का केवल 1.6% था। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया कि 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 2.5% खर्च करने की ज़रूरत है। कुल मिला के 2025 तक हमें अपना खर्चा स्वास्थ्य पर बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करने की ज़रूरत है, जो कि अभी 1% से ही कुछ ज़्यादा है। पहले ये 2.5% का लक्ष्य 2022 तक हासिल करना था, लेकिन क्या अब हम इस लक्ष्य को 2025 तक भी हासिल कर पाएंगे? डेटा की तरफ देखेंगे तो वह कुछ बहुत अच्छी बात नहीं कहता है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 में ही भारत ने जीडीपी का मात्र 1.3% स्वास्थ्य पर खर्च किया, 2017-18 में 1.4%, 2018-19 में फिर से 1.4%, 2019-20 में फिर से 1.4% और 2020-21 में 1.6% ही खर्च किया। तो कुल मिला के हम 1.3% से 1.6% तक ही खर्च कर पाए। अब शायद कोई डेटा मैनेजमेंट ही ये बता सकता है कि हम 2025 तक 2.5% के लक्ष्य तक आखिर पहुंचेंगे कैसे। अगर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर ठीक से खर्च नहीं कर रही तो फिर कर कौन रहा है? स्वाभाविक सी बात है, लोग खुद। और इसलिए लोगों द्वारा उनकी जेब से खर्च किए गए पैसे को तकनीकी और शाब्दिक रूप से स्वास्थ्य पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या OOPE कहा जाता है। भारत OOPE के मामले में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में है। सरकार का एक आर्थिक सर्वेक्षण भी यह बात कहता है। और तो और OOPE के मामले में विश्व बैंक ने भारत को टॉप 30 के देशों में रखा है। हर साल एक सालाना रिपोर्ट आती है जिसे नेशनल हेल्थ अकाउंट्स कहते हैं, जो OOPE के बारे में हमें बताता है। ताज़ा अनुमान के मुताबिक भारत में यह OOPE 50% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत में सरकार और जनता द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पे जितना कुल खर्चा किया जा रहा है उसका आधा या 50% हिस्सा लोग अपने ही बूते पे कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश कैसा कर रहे हैं? थाईलैंड में OOPE मात्र 9% है, भूटान में 19% है और मालदीव में 14% है। ध्यान रहे भारत में ये 50% है। इस क्षेत्र के अन्य देश भारत से थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक और पहलू है, आज भारत में OOPE 50% है और सरकार इस बात पे खुश हो सकती है क्योंकि पिछले सालों में OOPE 60% या उससे भी ज़्यादा हुआ करता था। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार ये दावा कर सकती है कि हमने OOPE को नीचे लाया। लेकिन क्या ये वास्तव में पूरी सच्चाई है या ये महज एक दिखावा है? आइए इसे समझते हैं। सरकार एक सर्वेक्षण कराती है जिसे नेशनल सैंपल सर्वे के तौर पे जाना जाता है। 2014 और 2017 के बीच किए गए नेशनल सैंपल सर्वे में कहा गया कि इस अवधि में भारत में अस्पताल में भर्ती होने वालों की दरों में कमी आई है, साथ ही बीमारी में भी कमी आई है। और वो कौन सी बीमारियां हैं?
इसका जवाब समझने के लिए अपने आसपास एक किसी सुरेखा को इमेजिन कीजिए जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास है, जिसे कम से कम 1 या 2 लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं या जीवन शैली से संबंधी बीमारियां हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, जैसे हाई बीपी, शुगर या दिल से जुड़ी बीमारी। सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे में कहा गया कि जीवन शैली से जुड़ी इन बीमारियों में और उसके कारण अस्पताल में भर्ती होने की घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमी आई है। अब चूंकि बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने में कमी आई है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल ही कम हो गया है। अब जब स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल में ही गिरावट आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जेब से खर्च होने वाले रुपयों में भी कमी आ गई। पर क्या सचमुच आप मानते हैं कि सुरेखा जैसे लोगों की संख्या कम हो रही है? अपने आसपास देखिए और खुद फैसला कीजिए। अगर आप आसपास देख के ऐसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो एक और सरकारी सर्वेक्षण की बात करते हैं जो अपने आप में ये कहता है कि वास्तव में ऐसे लोगों की संख्या और उसकी समस्याओं में कमी नहीं आई, असल में तो वह बढ़ रहे हैं। इस सर्वे का नाम है लासी सर्वे, LASI, लासी सर्वे, जिसमें 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के हेल्थ प्रोफाइल को दर्ज किया जाता है। 40 पार की आबादी में लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों का प्रसार इस लासी सर्वे में नेशनल सैंपल सर्वे की तुलना में अधिक पाया गया। दूसरे शब्दों में बीमारी और रोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा लासी ने कहा, पर अस्पताल में भर्ती होने वालों की दर कम हो गई। आखिर ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? हेल्थ इकोनॉमिस्ट इसकी वजह इस तथ्य को बताते हैं कि लोग अभी आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं कि वह स्वास्थ्य पर खर्च करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और इसलिए सरकारी आंकड़े आपसे ये कहते हैं कि OOPE यानी कि अपनी पॉकेट से खर्च किया हुआ स्वास्थ्य पर जो रकम है वो कम हो गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा सरकार द्वारा गिनाए जाने वाली सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है आयुष्मान भारत योजना। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह एक बीमा मॉडल पर आधारित स्कीम है। इसके तहत सरकार एक पात्र परिवारों को, या यूँ कहिए जिन परिवारों का वो चयन करती है इस स्कीम के लिए, उनके अस्पताल में भर्ती होने पर खर्चों को कवर करने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है, और राज्य केंद्र सरकारें मिलकर लाभार्थियों की ओर से बीमा कंपनियों को प्रीमियम देती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार द्वारा निजी और सरकारी अस्पतालों को इम्पैनल्ड किया जाता है, यानी कि उन अस्पतालों का चयन किया जाता है जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। बीमा कंपनी इन अस्पतालों को भुगतान करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अन्य सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में होता है। अब अगर वो सुरेखा को अस्पताल में भर्ती नहीं होना है, बल्कि सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर एक चेकअप करवाना है एक बीमारी होने पे, अगर ये निजी क्लिनिक है तो सुरेखा डॉक्टर की फीस देंगी, टेस्ट के पैसे देंगी और सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों पर खर्चा करेंगी। पर आयुष्मान भारत इसमें उनकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि आयुष्मान भारत अस्पताल में भर्ती का खर्च ही सिर्फ कवर करता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सुरेखा जैसे लोगों की संख्या कम नहीं है। कुछ अध्ययनों के अनुसार देश में OPD सेवाएं सभी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 40 से 80%। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज केवल OPD में जाते हैं, जहां आयुष्मान भारत का कोई रोल नहीं है। अब आप कहेंगे कि सुरेखा को एक सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए OPD के लिए। सुरेखा सामान्य OPD सेवा के लिए किसी सरकारी अस्पताल या केंद्र पर जाती हैं
और उन्हें डायग्नोस्टिक्स और दवाओं की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए भी उन्हें प्राइवेट सेवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी मशीनों का खराब होना और दवाओं का उपलब्ध न होने की खबरें अक्सर अखबारों में नज़र आती रहती हैं। तो इस तरह हमने समझा कि ओपीडी सेवाओं में आयुष्मान भारत इस देश के नागरिकों की किसी प्रकार से मदद कर पाने में फिलहाल पूर्णतया असमर्थ है। अब यदि हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात करें तो खुद सरकार का आकलन ये बात कहता है कि यह योजना वर्तमान में भारत के केवल 40% परिवारों को ही कवर करती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि उन 40% परिवारों का केवल हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा ही कवर होता है। वैसे संख्या के लिहाज से 40% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन तथ्य एक ये भी है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 60% हिस्सा अभी भी इस कवर से बाहर है। इतने लोगों के हॉस्पिटल के खर्चे में भी आयुष्मान भारत अभी बहुत दूर है। 60% करीब करीब पूरे अमेरिका की 2.5 गुना आबादी के बराबर है। वो 60% परिवार जो अभी इस स्कीम के दायरे में नहीं है, वो करीब करीब 84 करोड़ के आसपास होते हैं। अब 84 करोड़ लोग करीब करीब अमेरिका की पूरी 2.5 गुना आबादी के बराबर है। अब अगर सभी सरकारें केंद्र और राज्य मिलाकर गांव के स्तर तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दें तो सुरेखा जैसे लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि वह ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन दोनों कवर करेगा। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि स्वास्थ्य राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। अब अगर किसी परिवार के आसपास सरकारी या प्राइवेट अस्पताल मौजूद ही नहीं है तो केवल आयुष्मान कार्ड मर्ज या मरीज का इलाज करने के तो काबिल नहीं है। अगर गांव में सुरेखा को रात में अचानक से प्रसव पीड़ा हो जाए या परिवार में कोई बीमार पड़ जाए जिसे इमरजेंसी केयर की ज़रूरत हो, ब्लड बैंक की ज़रूरत हो, तो आयुष्मान कार्ड काम नहीं आएगा अगर उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचने में ही 50 या 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े और वह महत्वपूर्ण समय खराब करना पड़े। अब इसे सरल शब्दों में समझे तो आयुष्मान भारत ऐसी योजना नहीं है जो कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने पर जोर देती है। यह प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पताल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं के ढांचे को एक दूसरी तरीके से इस्तेमाल करने का एक रास्ता भर है। और समस्या कोई एक नहीं है इस आयुष्मान भारत के साथ। पिछले साल आई कैग की एक रिपोर्ट बताती है कि इस योजना में ऐसी स्थिति भी देखने को मिली जहां अलग अलग राज्यों में इम्पैनल किए गए यानी कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों पर आबादी के बोझ में काफ़ी फर्क है। मसलन बिहार में प्रति लाख आबादी पर 1 या 2 आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल हैं, यानी कि करीब 2 लाख आबादी के लिए केवल 1 या 2 आयुष्मान भारत के अस्पताल आते हैं। इसी देश में गोवा में 1 लाख आबादी पर 27 आयुष्मान भारत के तहत इम्पैनल हॉस्पिटल्स आते हैं। बात फिर वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ा सकता। हैरानी की बात नहीं है कि बिहार जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली या देश के और बड़े शहरों के अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त और सही तरह से प्रशिक्षित लोगों की कमी भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर सुरेखा को अपने आसपास के अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ ना मिले तो ये मेरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। पिछले साल सरकार द्वारा जारी किए गए रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स ही ग्रामीण इलाकों में स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञों की कमी की तस्दीक करते हैं। हाँ, जब टर्शरी या तीसरे स्तर की देखभाल या एडवांस लेवल की देखभाल की बात आती है तो आयुष्मान भारत योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर
टर्शरी शब्द गौर करने लायक है। प्राथमिक देखभाल के लिए या प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की देखभाल के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकल्प आयुष्मान भारत योजना नहीं है और ना कभी हो सकती है। पर इस योजना का एक मसला और भी है और वह है इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार। इस योजना पर पिछले साल आई कैग की ही रिपोर्ट में बड़े पैमानों पर हो रहे भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि कई लोग, करीब 2.25 लाख लोगों को उनकी सर्जरी होने से पहले ही आयुष्मान भारत के तहत डिस्चार्ज दिखा दिया गया। कई अन्य मामलों में ऐसे मरीजों के नाम पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए दर्ज मिले जिनकी असल में मौत हो चुकी थी। कैग ने यह भी पाया कि कई पेशेंट्स के फर्जी मोबाइल नंबर भी रजिस्टर किए गए। कई मामलों में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रिकॉर्ड में अस्पतालों का भुगतान ऐसे वक्त पर दर्ज हुआ दिखाया जब योजना ही अस्तित्व में नहीं आई थी। ये तो बस कैग की रिपोर्ट में पाए गए भ्रष्टाचारों के नमूनों के कुछ उदाहरण थे। इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट द वायर ने अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित की थी। बहरहाल, प्रधानमंत्री अक्सर भारत को युवाओं का देश कहते हैं, जो सच है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इस समय हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों की है। लेकिन ऐसी पर्याप्त रिपोर्ट्स अब सामने आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि आने वाले दशकों में भारत बुजुर्गों का देश बनने जा रहा है। भारत की वृद्ध होती आबादी पर UNFPA की हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक भारत में युवाओं से अधिक वृद्ध लोगों की संख्या होगी। अगर जब ये देश युवाओं का देश है और तब देशवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समूची सुविधाएं उपलब्ध कराने में खासी दिक्कत महसूस कर रहा है, तो तब जब ये देश बूढ़ों का देश बन जाएगा, तब क्या होगा? जहां बीमार हो रहे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभी तक कम से कम पब्लिक डोमेन में ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते हैं जो कि ये कहें कि हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान देना शुरू भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विकसित भारत 2047 नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, पर इस विकसित भारत प्रोग्राम में भी इस बात की कोई जिक्र नहीं है कि भारत जब बूढ़ों का देश हो जाएगा तो आखिर उन तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसी पहुंचाई जाएंगी। क्या ये मुश्किल सामने देखकर उससे आंख फेरना जैसा नहीं है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। हालांकि हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हैं। चीन और जापान पहले से ही ऐसे दो देश हैं जो कि बुजुर्गों का देश बन चुके हैं, पर वहाँ ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से खर्च नहीं करते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें देखकर सीख सकते हैं? ये फैसला तो देश चलाने वाले और पॉलिसी बनाने वालों को ही लेना होगा। भारत की तरह ब्राज़ील भी एक विकासशील देश है और वहाँ के विकास के कुछ इंडिकेटर्स भारत की तरह ही हैं। तो मान लीजिए सुरेखा यदि हिंदुस्तान की नागरिक होने की बजाय ब्राज़ील की नागरिक होती। वहाँ का SUS मॉडल हेल्थ केयर में बड़ा सरकारी निवेश सुनिश्चित करता है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा हेल्थ केयर केंद्र है और यह देश अपनी GDP का लगभग 10% खर्चा हेल्थ केयर पर करता है। यह SUS सिस्टम हेल्थ केयर को निःशुल्क बनाता है और इस सिस्टम में लगभग 72% आबादी कवर होती है। सोचिए, 72% आबादी कवर हो रही है, यानी संभावना है कि अगर सुरेखा ब्राज़ील की रहने वाली होती तो उन्हें बीमार पड़ने पर इस पर होने वाले खर्चे को लेकर तो परेशान शायद नहीं होना पड़ता। भारत की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं व्यवस्थाओं के उलट ब्राज़ील का फैमिली सर्विस प्रोग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच उसके देश के नागरिकों की सुनिश्चित करता है। रोचक बात यह है कि SUS 1980 के दशक में तत्कालीन तानाशाही के खिलाफ क्रांति के तौर पर अस्तित्व में आया था। इसी तरह क्यूबा का मॉडल समाजवाद के विचार से उपजा है। वहां आज भी उनके सभी नागरिकों के लिए छोटी सी जांच से लेकर जटिल सर्जरी तक बिना किसी फीस के सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं।
वहाँ की बाल मृत्यु दर और डॉक्टर मरीज अनुपात के आंकड़े कई विकसित देशों को भी शर्मिंदा कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड का नेशनल हेल्थ सर्विस मॉडल सर्वाधिक जन सुलभ मॉडल्स में से एक माना जाता है। यह मॉडल पूरी तरह से टैक्स के जरिए आए धन यानी कि पब्लिक फंड पर आधारित है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिली हो। सभी अस्पताल सरकार के तहत इंग्लैंड में आते हैं। प्राथमिक देखभाल या प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने वाले डॉक्टर इस मॉडल के संरक्षक के तौर पर काम करते हैं, जहां उन डॉक्टरों पर सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों के इस्तेमाल का जिम्मा होता है। हालांकि मरीजों को इंग्लैंड में कई बार एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, पर उन्हें किसी भी स्वास्थ्य सुविधा, ओपीडी, हॉस्पिटलाइजेशन समेत किसी पर भी खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये मॉडल यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और अन्य देशों में देखने को मिलता है। इसके बरक्स भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी फंडिंग का भारी अभाव है। भारत में सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर या प्राइमरी हेल्थ केयर पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और इस पर निवेश में बढ़ोतरी करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस एपिसोड में बताई गई कुछ बातों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। भारत अपनी जीडीपी का 2% से भी कम स्वास्थ्य पर खर्चा करता है, जो हमारे कुछ पड़ोसी देशों से ही कम है। भारत स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ओओपीई वाले देशों में से एक है। भारत में हर साल लाखों लोग जो मूल रूप से गरीब नहीं हैं, पर स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले बड़े खर्च के चलते गरीबी में धकेले जा रहे हैं। परिवार में जिंदगी और मौत के बीच झूलते किसी परिजन को बचाने के लिए संपत्ति गिरवी रखना और कभी ना चुकाए जाने वाले कर्ज लेना अमृतकाल की एक सच्चाई है। आयुष्मान भारत योजना भारत के महज 40% परिवार ही कवर करती है, यानी कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में यह योजना तरह तरह के भ्रष्टाचारों से भी ग्रसित है। इन सभी चुनौतियों के बीच भारत अगले 1.5 से 2 दशकों में बुजुर्गों का देश बन जाएगा। हम नहीं जानते कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं आखिर कैसे मिलेंगी। बहुसंख्यक आबादी को निःशुल्क और सुलभ हेल्थ केयर सुविधाएं देना नामुमकिन नहीं है। कई देश इसकी बानगी पेश कर चुके हैं। और आखिर में आपसे एक पर्सनल अपील, अपनी सेहत के बारे में सोचना शुरू कीजिए। सेहत से मेरा मतलब सिर्फ फिटनेस से नहीं है, वो ज़रूरी है, लेकिन सेहत को, स्वास्थ्य को अपने हक के तौर पर देखना और सोचना शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी आपका हक है और सभी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके इस हक से आपको दूर ना रखें। और यदि आप ये सोचें तो फिर अपनी सरकारों से सवाल करें, क्या वह आपके लिए जो कर रही हैं वो पर्याप्त है। नमस्कार। तो स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंद्रनील मुखोपाध्याय, हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से। दीपा सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। ये दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इनके ज़रिए हम ये समझेंगे, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक तो बात पहुँचाएंगे, लेकिन जो आम हमारा दर्शक है, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का वो ऐसा हिस्सा बने कि वो स्टेक होल्डर बने इस कार्यक्रम में। आप आगे क्या देखना चाहते हैं ये भी आप हमको बता सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मसला अभी देखा, एक लंबी रिपोर्ट में भी दर्शकों ने 2% जो जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाया है पूरा खर्च, क्या वजह रही इसकी? ये जो मौजूदा सरकार है या इससे पहले की सरकारें रहीं, इन सबको भी मिलाकर ऐसा नहीं है कि इसी सरकार की ये गलती है, पिछली सरकारें भी ऐसा नहीं कर पाई, क्यों ऐसा होता है? एक तो मैं थोड़ा आंकड़ा इस सामने रखना चाहूँगा। ये जो भारत का खर्चा 2% भी नहीं है, सबसे जो ज़्यादा हुआ है पिछले 1-2 साल में वो 1.35% ऑफ जीडीपी है, जो कि दुनिया में विकसित देश को छोड़ दीजिए, जो विकासशील देश भी है, जो हमारा जो खेमा है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, उसमें सबसे कम स्पेंडिंग है। इसका कारण क्या है? एक तो हाँ, ये बात सही है कि पिछले कभी भी
ये बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन 2004 से 2009-10 तक का अगर रुझान आप देखेंगे, उस समय सरकारी खर्चे बढ़ रहे थे। नेशनल हेल्थ मिशन हुआ था, उससे बढ़ रहा था। स्टेट्स भी, राज्य सरकारों को भी लगा था कि स्वास्थ्य पे खर्चा करनी चाहिए। तो जो बढ़ोतरी हुआ था वो आते-आते 2011-12 तक वो फिर से कम होने लग गया, और जो 15-16 में एकदम केंद्रीय सरकार का बजट एकदम कटौती हो गया। कोविड के समय थोड़ा-सा सुधार हुआ है, ये चीज़ हुआ था। क्योंकि सब उस समय पॉलिटिकली स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया था, तो थोड़ा-सा खर्चा बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हम लोग देखे पिछले साल और कि केंद्र सरकार का बजट में फिर से स्वास्थ्य के बजट में कटौती हो गया है। तो एक एक तो उसमें राजनैतिक कारण तो है, लेकिन दुनिया भर में कहीं पर अगर देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, तो वो जनता का इश्यू रहा है। और दूसरा जो है, उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो या डॉक्टर्स हुए, नर्सेस हुए, वो लोग एक मुहिम के तहत हमारा देश के स्वास्थ्य को अच्छा करने का एक मुहिम वो लोग आगे बढ़ाए हैं। आप यूके का एग्जाम्पल ले लीजिए या हाल ही में थाईलैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए। दुनिया भर में जो मेडिकल फैटर्निटी है, उनका एक बहुत वो जो रोल रहता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा किया जाए, क्योंकि वो सीधा-सीधा उनके साथ। जनता को भी उसमें शामिल होना चाहिए, ट्रेड यूनियंस भी उसमें रोल प्ले किए हिस्ट्री में हिस्टोरिकली। लेकिन हमारे देश में जो देखा गया है, ज़्यादातर जो डोमिनेंट फैटर्निटी है, जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, वो स्वास्थ्य को एक मुनाफा का ज़रिया के तहत देखते हैं, और इसके चलते जो है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कभी भी सशक्त नहीं बन पाया। और एक छोटा-सा और पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि स्वास्थ्य को आप डेमोक्रेटिक सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी का पार्ट बनाना जिस तरह से चाहिए, वो इस देश में नहीं हुआ है। जवाबदेहिता का जो ढाँचा होना चाहिए स्वास्थ्य में, वो नहीं है। इसके चलते जो है पूरा डॉक्टरों के हाथ में है, जो मेडिकल फैटर्निटी उनके हाथ में रह गया हेल्थ पॉलिसी भी। तो ये जो जुड़ाव नहीं होने के कारण से कभी भी हमारा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो उतना अच्छा काम सुदृढ़ नहीं हो पाया। आपको भी ऐसा लगता है कि इसकी वजह कौन लोग हैं? मैं तो आप लोगों को भी ज़िम्मेदार मानती हूँ कि आप हेल्थ फाइनेंसिंग पे काम करते हैं, जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं, जो अखबारों में आप लेख लिखते हैं, उनके ज़रिए क्या आपको लगता है कि ये जो इवन एकेडमिक कम्युनिटी है, या मैं कहती हूँ मेरे जैसे पत्रकार भी इसमें शामिल हैं, या ख़ासकर जो हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं, या पॉलिटिक्स में भी जो हेल्थ को एक तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए, क्या हमारे और आपके बिहाफ़ पे भी एक तरह का ये फेलियर है? जी, बिल्कुल हमारी भी फेलियर रही है। हमारी फेलियर मुझे लगता है ये रही है कि ये बात को जो अभी इंद्रनील बोल रहे थे, वो हम जनता के बीच में ले नहीं जा पा रहे हैं कि स्वास्थ्य जो मुद्दा है, हम एक प्राइवेट मुद्दा है हमारे देश में अभी भी। कोई बीमार पड़ जाता है, तो वो उसके परिवार की समस्या है कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ से पैसा ले आएँ, कैसे इलाज करवाएँ। लेकिन स्वास्थ्य एक निजी मामला नहीं होना चाहिए, उसको एक पब्लिक इश्यू बनना चाहिए और राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए। वो कभी बना नहीं, जैसे शिक्षा भी नहीं बना, स्वास्थ्य भी नहीं बना। तो इसमें सभी वर्गों की एक फेलियर है। लेकिन सवाल को आगे ले जाते हुए ये भी है कि जनता का फेलियर है बोल के हम छोड़ भी नहीं सकते हैं कि मैं बोलूँगी कि जो राजनीतिक नेता हैं, उनका एक मेन पर्पस ये भी होता है सोसाइटी को बदलने में। और उसमें अगर सोसाइटी से वो नहीं आ रहा है, तो किस तरह का रिफॉर्म हो रहा है, लोगों के बीच में ये बात कैसे ले जाए। क्योंकि हम ये नहीं सुनते हैं कभी भी किसी नेता को ये कहते तो सुनते हैं कि हम चीन को सबक सिखा देंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, हम पूरी पश्चिमी दुनिया में हम लोकतंत्र का एक नया मॉडल तैयार करेंगे। लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम टीबी से सबक सिखा देंगे, हम फलां बीमारी को निकाल के बाहर कर देंगे। कभी भी हमने पॉलिटिकल स्पीचेस में इन बातों को बहुत कम सुना है। बिल्कुल, और एक ये बन गया है और किसी को पता नहीं है कि वो कितना सच है कि इन मुद्दों से वोट नहीं मिलता। मिलती है। ये तो एक समझदारी बनी है, और अगर सारे पार्टी ऐसे ही लाइन ले, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि सही में क्या। अगर कोई पार्टी आज आए आज के दिन में और ये कहे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे और सभी को मुफ्त स्वास्थ्य मिलेगा, तो क्या जनता नहीं सुनेगी उस बात को? लेकिन क्या दिल्ली का मॉडल, राजस्थान, दोनों में लाना चाहती हूँ यहाँ पर। दिल्ली में भी हमने अक्सर, मैं सोचती हूँ, सुनती हूँ गरीब लोगों से, खासकर वो ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली की सरकार ने अच्छा काम किया। यहाँ मेरा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि अगर आप
केंद्र में लेकर आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को, तो लोग भी इस बारे में जागरूक होते हैं। इंद्रनील जी, मैं जब बात कर रही थी, यहाँ राजस्थान के इलेक्शन में कवर कर रही थी, तो ये जो वहाँ बीमा स्कीम जो वहाँ की मौजूदा सरकार ने शुरू की, मैं मान लेती हूँ एक तरह से वोट के लिए ही चलिए उन्होंने शुरू की। जब मैं फील्ड में जाती थी, लोग सबसे पहला बात बोलते थे कि बीमा स्कीम जो शुरू की है, इसके लिए हम इन्हें वोट देना चाहते हैं। पार्टी हार गई वो अलग बात है, और अब हम यही इसी बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों में जागरूकता थी, इसका मतलब पोटेंशियल है कि उसको केंद्र में लाया जा सकता है। सही बात है, और ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे आप देखेंगे जर्नल आज के तारीख में स्वास्थ्य पे रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी है, जनता भी अवेयर है, लेकिन सबसे बड़ा जो कैटालिटिक रोल प्ले करना होता है वो मेडिकल फैटर्निटी को। जैसे राजस्थान का राइट टू हेल्थ एक्ट देख लीजिए, जैसे ही वो एक्ट आया, कुछ एक आध चीज को लेके जो डॉक्टरों में प्रोटेस्ट हुआ, विरोध प्रदर्शन बहुत जबरदस्त विरोध, हुआ। हाँ, तो उससे जो है सरकार भी तो बैकफुट में चली जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डॉक्टर को साथ लेके चलना पड़ेगा, जो मेडिकल कम्युनिटी। तो ये डीपली पॉलिटिकल इशू है, और जैसे प्राइवेट मेडिकल का जो एक्सपेंशन हुआ, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट, उनका दबदबा जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, लोकल लेवल पॉलिटिकल फंडिंग में, ये बहुत पुरजोर, मतलब बहुत सशक्त इनका रोल है। इसके चलते कोई भी आप प्रोग्रेसिव अगर लेजिस्लेशन लाना चाह रहे या थोड़ा सा भी बदलाव लाना चाह रहे, उसमें आपको पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिलता है, जो आपका भी ऐसा मानना है कि अगर कोई पार्टी प्रोग्रेसिव होने की कोशिश करती है, तो उसे जनता हरा देती है? जनता हरा देती है, मतलब अभी आप चुनाव में पैसों की भी बड़ी ये रोल होती है, कौन फंड कर रहा है। और हम ये तो ज़रूर है कि मेडिकल कम्युनिटी के कुछ वर्ग बहुत ही पावरफुल भी हैं हमारे देश में। जैसे आप कोविड के समय में ही देख लीजिए कि टीवी के पैनल्स में, मेन स्ट्रीम कोविड पे बोलने के लिए कोई वायरोलॉजिस्ट नहीं आ रहे थे, इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट नहीं आ रहे थे, कोई हार्ट सर्जन को बुला के आप इस पे बात करने को कह रहे हैं। उसी से समझ आती है कि कुछ तरह के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ तरह के कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का ज़रूर काफ़ी एक रोल है, जिसके चलते हम ये भी देखते हैं कि जो सरकारी पॉलिसी नीतियां भी जो बन रही हैं, जैसे अभी हमने बीमा के बारे में बात किया, ज़्यादा से ज़्यादा अब सरकारी नीतियां भी बीमा कार्यक्रम या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इनके दिशा में चल रहे हैं। वो भी इसी कारण से कि जब सरकार खर्च भी करती है, वो अपने अस्पतालों पे खर्च नहीं कर रही है, अपने नर्सेज, आशा, उस पे खर्च नहीं कर रही है, लेकिन प्राइवेट में पैसे जाए उस पे। और इसी से मैं दर्शकों से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि कोविड के वक्त में क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि पूरे तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य की, मैं कहूँगी, सेवाएं या पूरा ढांचा जो था वो चरमरा गया, चरमरा के गिर गया। अगर हम 5 लाख मान लें जो भारत की सरकार कह रही थी, या 50 लाख माने जो WHO कह रहा है, ये इसके बीच में भी कोई फिगर होगी, तो आप सोचिए लाखों लोगों को मरना पड़ा। इनमें से बहुत सारे लोग मरते ज़रूर, लेकिन बहुत सारे लोग बचाए जा सकते थे। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में जाके आज इलाज कराना चाहते हैं और इतनी उनकी गुंजाइश नहीं कि प्राइवेट अस्पताल में करा सकें। बहुत सालों तक लोग अपनी बीमारियों को पालते रहते हैं, टालते रहते हैं। और यहीं पर मेरा दूसरा सवाल भी आ जाता है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को लेके मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। इसका मतलब ये होता है, दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि यानी आप कितना हिस्सा आप अपनी आमदनी का खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य पर, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब ये OOP का कि यानी आप अपनी गुंजाइश से ज़्यादा, भारत में 10% से ज़्यादा लोग खर्च करते हैं अपनी पूरी आमदनी का, जो सेहत से जुड़े मुद्दे, यानी जिसमें किसी डॉक्टर को दिखाने से लेकर, अस्पताल में दाखिल होने से लेकर, ऑपरेशन होने से लेकर, कुछ हो सकता है घरों में ये हिस्सा 33% तक पहुंच जाए। दीपा जी, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची, जिन्होंने गिरवी रखे अपने जेवर और फिर दोबारा कभी वापस नहीं पा पाए, क्योंकि मान लेते हैं कि बिहार से कि दरभंगा से कोई व्यक्ति अगर निकल के वहाँ से आ रहा है, यहाँ एम्स में इलाज करा रहा है, महीनों उसे रहने का यहाँ खर्च पड़ रहा है, तो तबाह हो जाएगा वो। तो ये जो OOP है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो OOP का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य के खर्चे हम खुद अपनी आमदनी से कर रहे हैं, जिसको सही नहीं माना जाता है दुनिया भर में। कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो एक सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि वो एक शौक है, बीमारी तो बता के नहीं आती है, तो उसकी तैयारी हम नहीं करते हैं। तो उसके लिए सिस्टम होना चाहिए कि सरकार के तरफ से हो या एक इंश्योरेंस हो, तो कि आपका जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से आपको इंश्योरेंस मिल रहा है या सरकार आपको बीमा दे रही है।
ज़्यादातर देशों में देखा जाता है कि या तो सरकार डायरेक्टली मुफ्त में इलाज कराती है या इंश्योरेंस के थ्रू होता है, लेकिन हमारे देश में आधे से ज़्यादा जो पूरा खर्चा होता है स्वास्थ्य पर वो आउट ऑफ पॉकेट होता है। मतलब लोग अपना निजी खर्चा कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी। और इससे ये जैसे आपने कहा, क्योंकि बिना बता के आता है बीमारी, और जब बीमारी आती है सब लोग चाहेंगे कि वो सबसे बेस्ट जो भी उनको मिल सके उस तरह का इलाज मिले, तो कुछ भी करने के लिए भी लोग तैयार होते हैं कि कर्जा लेना पड़ता है ज़्यादातर, आप काम भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक लॉस, इनकम लॉस भी होता है। और इससे बहुत लोग जो गरीब नहीं हैं वो गरीबी में भी चले जाते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना एक बहुत बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ पॉलिसी का कहीं पर भी। कैसे होता है ये? ईजीएस्ट होता है कि अगर सारे स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हो सभी के लिए सरकार के तरफ से, ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। और बहुत सारे देशों में ये है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो नहीं है। जैसे इंग्लैंड, यूके अगर हम देख लें, उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम के पीछे सोच यही था कि सभी एक तरह के अस्पताल में जाएंगे और उनको वहाँ के जो भी खर्चे हैं, इन पेशेंट हो, आउट पेशेंट हो, दवाई वगैरह सब कुछ मुफ्त में मिलता है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी को अगर कैंसर हो जाए तो उसके पास तो कोई चारा नहीं है, इतना महंगा इलाज है, वो तो कैंसर में मर जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं ये अमीर लोगों की बीमारी है, मैं कहती हूँ गरीब आदमी कैंसर में मर जाता है, अमीर आदमी इलाज कराता है तो पता चलता है। क्या ये सही बात है? एब्सोल्युटली। जो और ऐसा है कि जो बीमा के तहत भी ज्यादातर ये सारे ट्रीटमेंट्स का आपको फायदा मिलता भी नहीं है, क्योंकि उसका एक सीमित वो होता है, कवरेज होता है। तो गरीबों के लिए ऑप्शन क्या होता है, एक तो बोलते कि डिले हो गया आपका केयर भी, आप जब तक एकदम बिस्तर में नहीं पड़ गए तब तक तो केयर लेते ही नहीं, क्योंकि आपको दिहाड़ी वो करना है, मजदूरी करके दिहाड़ी कमाना है। तो ये डिले करता है, जैसे डिले होता है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो चीज आप पहले छोटा उसमें कर सकते थे उसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और धीरे धीरे और दिक्कतें बढ़ती रहती, खर्चा भी बढ़ती है। यानी छोटी बीमारी बड़ी भी हो जाती है कि अगर उसको हाँ, ठीक से हैंडल किया जा सकता था वक्त रहते। और ऐसे बीमारियों में मौत हो रहा है लोगों को जिसमें मौत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समय पे आपको केयर उनको दिया नहीं गया या उनको मिल नहीं पाया। और एक छोटा सा आंकड़ा मैं जोड़ूंगा, हर साल अपने जेब से खर्चा करने के लिए भारत में 50 से 55 मिलियन, जो 5 से 5.5 करोड़ लोग गरीबी सीमा के नीचे चले जाते हैं। हमको पता है गरीबी सीमा हमारा बहुत ही ऐसे सबसिस्टेंस लेवल पे, उसमें भी 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ दुनिया के अगर बाकी देशों से तुलना करेंगे तो 190 ऐसे देश है जिनका पॉपुलेशन इससे कम है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ देश का प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबली एक बड़ा प्रॉब्लम का हिस्सा है। और बीमा से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक उसका ये कारण है कि ज्यादातर खर्चा जो है वो आउट पेशेंट होता है। आप कैंसर में भी आपको बार बार जाना पड़ता है, क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रही है, आप पहले चर्चा किए होंगे, जिसमें आपको अस्पताल में दाखिल होना नहीं पड़ता है लेकिन रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है। उसके लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था में फ्री मेडिसिन के अलावा कोई ऐसा स्कीम नहीं है जिससे ये खर्चा सपोर्ट मिल सके। दीपा जी, इसके अलावा आयुष्मान भारत जो स्कीम है, इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, और इसको एक कामयाबी के तौर पे हम देखते हैं चुनाव में भी कहा जाता है कि कैसे लोगों के कंधे से ये बर्डन हटा दिया गया। लेकिन पहली बात तो अपने रिपोर्ट में भी देखा दर्शकों ने भी कि बहुत ही पेचीदा है ये, कि आप इस हद तक बीमार हो जाएं कि अस्पताल में आपको दाखिल होना पड़े तभी आपको ये स्कीम मिल सकती है, बीमा स्कीम है ये। और ये भी तथ्य पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि ज़्यादा जो तादाद है मरीजों की वो ओपीडी, यानी कि जो पेशेंट्स बिना अस्पताल में दाखिल हुए जिनको दिखाना है उनकी ज़रूरत पड़ती है। आपकी नज़र में ये स्कीम कितनी राजनीतिक है और कितनी फ़ायदेमंद है? एक पब्लिक हेल्थ के व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादा राजनीतिक है और फ़ायदेमंद कम है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सरकार खर्च तो कर रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लोगों को मिल रहा है। लेकिन 5 लाख रुपए लोगों को कब मिल रहा है, जब जैसे आपने कहा वो इतने बीमार पड़ जाए और वो लिस्ट में हो, जो गरीबी रेखा के नीचे वाला 40% वाला SCC का लिस्ट बना है, वो सभी के लिए तो नहीं है। जिनको सरकार गरीबी वाले लिस्ट में डाला हुआ है उन्हीं को आयुष्मान मिलेगा, और वो ऑलरेडी उस लिस्ट में हो, उनको इस तरह की बीमारी हो जिसमें ये मिले,
और वो ऐसे जगह रहते हों जहाँ पे आसपास में ऐसा अस्पताल हो जो इस स्कीम के तहत आता है, इतनी ये बंदिशों में सारे कैसे जाएगा? मीट होगा तो मिल जाएगा। तो ये ज़रूर बात है कि कुछ लोग जो इसका फ़ायदा उठा पाए, उनको निजी लेवल पे फ़ायदा मिला होगा, किसी का कोई एक सर्जरी हो गया, कुछ हो गया ये बीमा के तहत। लेकिन अगर हम देखें कि वही पैसा सरकार अगर खर्च करती अपना अस्पताल को मजबूत करने में और प्रिवेंटिव प्राइमरी हेल्थ केयर करने में, जैसे ये कह रहे थे कि अगर शुरुआत में ही कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, टीबी भी ले लीजिए, कि शुरुआत में ही उसका अगर पहचान हो जाए और समय समय पर दवा मिले तो वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर उसका पहचान ही नहीं हो रहा है तो वो बड़ा बीमारी बन जाता है। तो उसके लिए जो सेवाएं चाहिए, जो लोकली सब सेंटर चाहिए, आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी चल रहा है, उसमें वैकेंसीज पूरी हो, वो ज़्यादा फायदामंद होता, बल्कि इस तरह का ऐलान करना कि 5 लाख को अब हम 10 लाख कर दिए, लेकिन वो कितने लोगों को फायदा दिला रहा है और उससे सिस्टम भी वीकन हो रहा है। अगर आप आंकड़े देखें, 70% आयुष्मान के तहत जो खर्चा जा रहा है वो प्राइवेट में जा रहा है, सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहा है। तो ये एक तरीका भी हो गया है, सरकारी मतलब जनता, हम कि सबका पैसा जो है, पैसा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है प्राइवेट प्राइवेट अस्पताल में। अस्पताल। ये तो बड़ी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि अब हम क्या करें? आखिर में हम इसी पे आ जाते हैं। यूएस, यूके का मॉडल देखिए, ब्राज़ील का मॉडल हम देख लें। इसमें इसका भी अपनी आलोचना है। अब देखिए यूएस में ये बात सच है कि वहाँ एक चुनाव का बड़ा मुद्दा बना जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी। ओबामा के वक़्त में ओबामा केयर, उसको लेकर अभी भी उनकी शोहरत है, वो अब राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन यूके में इस तरह की भी बहुत ही ख़तरनाक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि एक से एक गंभीर बीमारियों को लेकर लोग बैठे हैं। उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन को लेके डेट नहीं मिल रही है, 4-4 साल लंबी तारीखें मिल रही हैं। तो ये भी तो मॉडल कामयाब नहीं है। देखिए, जैसे एक तो पहली बात कि जो विकसित देश है उनके पास जितना पैसा है हमारे देश में उतना पैसा नहीं है, कोई भी विकासशील देश में। लेकिन हमें एक मॉडल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें गुणवत्ता के साथ हम सेवा दे, लेकिन वो सेवा रैशनल केयर मिले। हाँ, और 1% से नहीं होता है, कम से कम 3% बजट का आपको खर्चा करना पड़ेगा। एक पहली ये बजट नहीं, सॉरी, जीडीपी का 3% आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है। लेकिन वो कहाँ पैसा डालेंगे? क्या वो बीमा में डालेंगे, जिससे ज्यादातर जो है वो हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करने में वो मदद नहीं करता। तो आपको क्या चाहिए कि लो कॉस्ट केयर, कैसे वो लो कॉस्ट केयर दे सकते हैं? प्राइमरी केयर को तंदुरुस्त बनाइए। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उसमें लोगों को सारे जांच का सुविधा मिले, सारे दवाइयों का वहाँ पे सुविधा मिल जाए। जैसे आउट ऑफ पॉकेट का जो खर्चा है उसके एक बड़ा हिस्सा होता है दवाइयों के पीछे चला जाता है। जो एल्डरली बुजुर्ग लोग हैं उनको रेगुलर दवाई लेना पड़ता है क्रॉनिक केयर के लिए, और वो चीजें सब्सिडाइज रेट में नहीं, वो निशुल्क मिलना चाहिए, तभी लोगों को वो सारे लोगों के पास जा सकता है। चौथा जो एक चीज है उसमें प्रिवेंटिव केयर, जिसमें स्क्रीनिंग हो, रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, हाँ, और जो एल्डरली है उनके लिए मॉनिटरिंग का व्यवस्था हो, वो लोकल लेवल पे, डिसेंट्रलाइज लेवल पे, छोटे छोटे अर्बन वार्ड्स में, विलेजेस में इसको करना जरूरी होगा। और एक चीज है, जो पूरा सरकारी व्यवस्था है उसको आप एक डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के तहत लाइए कि हमारे विलेज में सेवा ठीक से मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हम देखेंगे, जनता उसका निगरानी करेगी, और जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ एक बातचीत होगा, एक अकाउंटेबिलिटी का ढांचा रहेगा। ये क्रूशियल है। और जब आप प्राइमरी केयर को ठीक करेंगे तो आपके जो बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ पे जो लोड है वो भी कम हो जाएगा। एम्स में जितने लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा एम्स में नहीं भी आए तो चल जाएगा, लेकिन अगर उनके गांव में वो सेवाएं मिलती या छोटे शहर में वो सेवाएं मिल जाती तो उनको इतना दूर नहीं आना पड़ता। वहां पे ध्यान हो। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, स्वास्थ्य कभी भी एक मुनाफा का जरिया नहीं हो सकता है। तो आपको जो व्यापक हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक पब्लिक इथोस के तहत बांधना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। एक तो कुछ चीजें रेगुलेट कीजिए, स्टैंडर्डाइज कीजिए, लेकिन रेगुलेशन का सबसे बढ़िया जो
ज़रिया हो सकता है, वो है सरकारी व्यवस्था को आप अच्छा कीजिए। वरना आप देखिए कि अस्पताल किस तरह से एक्सटॉर्शन के केंद्र बन गए हैं कि डेड बॉडीज़ को भी वापस नहीं देते, अगर आप उनकी पूरी जो फ़ी है, जो खर्च है, वो ना दें। बहुत बेहतरीन आपने बात रखी है कि किस तरीके से पूरे के पूरे इस ढांचे को दुरुस्त करना होगा। ये सिर्फ़ एक एम्स की जगह 6 एम्स बनाने से नहीं होगा, हमें जैसे उन्होंने कहा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी चाहिए, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी चाहिए, बड़े अस्पताल भी चाहिए, छोटे मर्ज़ को देखने वाले डॉक्टर्स भी चाहिए, बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी चाहिए। और ऐसे वक़्त में जब हम देखते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग हेल्थ टूरिज़्म के लिए भारत आते हैं और भारत में बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो बाहर से आए हुए विदेशी यहाँ इलाज करा सकते हैं अगर उनके पास पैसा हो, लेकिन अपने ही देश के लोग पैसा ना होने की वजह से, सरकारी ढाँचा दुरुस्त ना होने की वजह से मर जाते हैं। और आप आज देखिए अब दिल्ली में, राजधानी में किस तरह से सियासी ही नहीं, सिर्फ़ हवा में पूरी ज़हर घुल रहा है। साफ़ तौर पे पता चलता है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग और नीति निर्धारण के केंद्र में सेहत नहीं है, वरना आज इस हवा में हमारा दम नहीं घुट रहा होता। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का और उम्मीद हम ये करते हैं कि आप सवाल सेहत का के साथ लगातार बने रहेंगे। हर एपिसोड में हम नई जानकारियाँ आप तक लेकर आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।